नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। 2 दिन पहले कश्मीर के हिंदू सरपंच, जी हां, मुझे कहना पड़ रहा है कि हिंदू सरपंच अजय पंडिता भारती की आतंकवादियों ने उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। सारा देश ये उम्मीद कर रहा था कि धारा 370 के खात्मे के बाद आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, जिसके लिए मौजूदा सरकार प्रयास भी कर रही है। कश्मीर में 370 हटाकर सब लॉकडाउन कर दिया गया। इस सोच के साथ कर दिया गया था कि आतंकवाद को कुचल दिया जाएगा। बड़े बड़े अलगाववादी नेताओं को बंदी रखा गया, लेकिन ऐसा लगता है सब विफल रहा। रोज आए दिन हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं थम नहीं रही। ऐसे में कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया जाएगा और क्यों वो इस डर के माहौल में जाना पसंद करेंगे? हर व्यक्ति तो अजय पंडिता की तरह दलेर नहीं हो सकता, बहादुर नहीं होता। अजय ने अपने पिता के रोकने पर कहा था, जहां वो आतंकवादियों ने उन्हें कश्मीरी पंडितों की हक की लड़ाई के लिए उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, खूब प्रचार किया और उनकी हिम्मत और जज्बात को देखते हुए जनता ने उनको भाजपा के उम्मीदवार को हराकर उन्हें अपना नेता चुना। अजय पंडिता पिछले 1 साल से सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी और आखिरकार उनकी सुरक्षा की मांग की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। उनका कहना था, सरकार निचले जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, जबकि हमारा वो इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारी जरूरत पर ध्यान नहीं देती। और आज हमारे साथ इस चर्चा को डिस्कस करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, मेजर जनरल पीके सहगल और सुशील पंडित। साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चर्चा में जुड़े। लेकिन मेरा प्रश्न आप सबसे कुछ इस तरह से कि जो आज की जो चर्चा है कि आखिर क्यों नहीं थम रहा कश्मीर में आतंकवाद? क्यों आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं? क्यों अभी भी कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को, क्या कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना किसी सरकार के बस के बूते की बात है या नहीं? मैं इस पे आपसे, सुशील जी, आपसे मैं सबसे पहले लेना चाहता हूं, क्योंकि आप वहां से जुड़े हुए हैं और उस पे सारे मुद्दों को बड़ी बेबाकी से रखते रहे। क्या वजह है कि 370 खात्मे के बावजूद भी अभी वहां से आतंक निपट नहीं रहा है और हमारे हिंदू भाई वहां पे मारे जा रहे हैं? सुशील जी। जी, आपने बहुत सही बताया कि पिछले साल 5 अगस्त को जो एक भूतपूर्व युग प्रवर्तक निर्णय लिया गया, अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी का, उसके बाद जो कदम उठाए गए वो कमाल के थे। एक, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई, सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी की गई। दूसरा, जो भी वहां पर अफरा तफरी फैलाने के लिए कुख्यात था, उन सब को नजरबंद किया गया। जिन्हें आप मुख्य धारा के राजनीतिक दल कहते हैं, जिन्हें आप राजनीतिक नेता कहते हैं, उन सब को, जिनसे भी आशंका थी शांति भंग होने की, उन्हें नजरबंद किया गया। और तीसरी बात, वहां पर संचार माध्यमों को भी निष्प्रभावी किया गया, जिससे कि उनका दुरुपयोग ना हो सके। ये सब बातें कुछ हफ्तों महीनों चली और उसके बाद सब कुछ दुरुस्त था। कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सरकार की गोली से कोई निर्दोष नागरिक नहीं मारा गया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़े पैमाने प्रदर्शन होते थे, पत्थरबाजी होती थी, नहीं हुई। एक बहुत बड़ा अंतर यह देखने को मिला कि मुठभेड़ों के बाद मारे गए आतंकियों के शव सौंपे नहीं गए, उनको लेकर के अंधाधुंध जनाजे नहीं निकले। ये सब एक बड़े परिवर्तन का संकेत था। लेकिन उस परिवर्तन के साथ साथ ही कमजोरियां दिखाई पड़ने लगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब आपको संसद में यह क्या कहने की आवश्यकता है कि हमने जो केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्य को पुनर्गठित किया है, हम इसको पुनः राज्य बना सकते हैं।
साफ आप कह रहे हैं कि आइए हमसे आग्रह कीजिए, इस पर थोड़ा दबाव डालिए, जोर आजमाइए, शायद हम आपका राज्य पुनर्स्थापित कर दें। आप अपने मन के उहापोह को दर्शाते हैं। फिर जब आप दुनिया में मुनादी करते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, पाकिस्तान कितना भी तिलमिलाए, चीन कितना भी सुरक्षा परिषद जाए इस पर बहस करने के लिए, आप कहते हैं आप अपने काम से काम रखिए, कश्मीर में क्या होगा, हमारे संविधान में क्या होगा, ये हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन अभी ऐसा जतलाए आपको महीना डेढ़ भी नहीं होता, आप लेकर के पहुंच जाते हैं यूरोपीय संसद के सांसदों को कश्मीर घुमाने। फिर आप ले जाते हैं भारत में उपस्थित विभिन्न देशों के राजनयिकों को तथ्यों में कश्मीर घुमाने। तो फिर क्या रह जाती है उसकी अहमियत के कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, जब आप दुनिया को अपने आंतरिक मामले में झांकने के लिए आमंत्रित करते हैं, कश्मीर घुमाने ले जाते हैं। फिर आप अपनी गुप्तचर एजेंसी के मुखिया को भेजते हैं नजरबंद फारूक अब्दुल्ला से मिलने चोरी छुपे 12 फरवरी को, और महीने भर में 10 मार्च को जब वो फारूक अब्दुल्ला की पीएसएफ के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उनकी नजरबंदी बढ़ जाती है 6 महीने के लिए, 3 दिन के अंदर आप उनको रिहा कर देते हैं बिना कारण बताए। इसी तरह जब आपसे चुनाव करवाने हैं, पंचायतें के चुनाव आप घोषित करते हैं 10 फरवरी को, और फिर 13, 15 और 17 फरवरी को उसका पूरा शेड्यूल घोषित करते हैं, 18 फरवरी को बिना बात उन चुनावों को वापस ले लेते हैं, अपनी घोषणाओं को। क्यों? क्योंकि किसी अल्ताफ बुखारी से प्रधानमंत्री 14 फरवरी को मिले और 17 फरवरी को उसी से हमारे गृह मंत्री मिले। और ये अल्ताफ बुखारी कौन है? ये महबूबा मुफ्ती के पुराने वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है। इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ा है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी से निकाले गए या टूट के आए नेताओं की एक पार्टी बना ली। उसको बनाए हफ्ता नहीं हुआ, 8 फरवरी को उस पार्टी की घोषणा की, और 14 फरवरी को 24 लोग पहुंच गए दिल्ली। प्रधानमंत्री उनसे घंटा भर मिले, होम मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री उनसे 2.5 घंटा मिले। ये कैसे नेता हैं? ये वही डिस्क्रेडिटेड और डिस्कार्डेड नेता है, बदनाम नेता है, जिनके कारण कश्मीर की ये दुर्गति हुई है। तो आप एक कमजोरी दिखाना शुरू करते हैं, और फिर मार्च के महीने में एक एनकाउंटर हुआ सोपोर के अंदर, फिर वही पात आपने अपनी मारे गए आतंकवादी का शव दे दिया मस्जिद को, और मस्जिद ने वहां 10,000 का जनाजा खड़ा कर दिया लॉकडाउन का निषेध करते हुए। पूरा देश लॉकडाउन में था, लेकिन फिर वही 5 अगस्त से पहले की घटनाएं फिर से दिखाई पड़ने लगी। 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए भारत विरोधी नारे लगाते हुए। तो ये कमजोरी जब आप दिखाते हैं, और ये कमजोरी का दिखना शुरू हुआ शाहीन बाग वाले प्रकरण से, जब लगा कि आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता थी उसको शायद लकवा मार गया है। 3 महीने आप इस कुछ चंद 100 लोगों के जमावड़े को, पूरी दिल्ली को अस्त व्यस्त करने देते हैं, और फिर देश भर में कुकुर मुत्तों की तरह शाहीन बाग पैदा हो जाते हैं। सुशील पंडित जी, क्या ये सरकार की जो पॉलिटिकल विल है उसकी कमजोरी का नतीजा है? ट्रंप यात्रा के दौरान एक दंगा होने देते हैं आप दिल्ली के अंदर अपनी नाक के नीचे। तो ऐसी जब कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं, तो इससे हौसले बुलंद होते हैं कश्मीर में अलगाववादियों के। उनको लगता है कि आप एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में हैं, आप कड़े फैसले लेने से फेस कर रहे हैं, आप पुनः दिल जीतने की राजनीति पे उतर आए। और फिर सबसे अहम फैसला जो लिया गया, मैं आपको उसके बारे में बताऊं, 31 मार्च को डोमिसाइल का एक फैसला लिया गया। यह फैसला कहता है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले 15 साल से रह रहे हैं, वो वहां के स्थायी नागरिक समझे जाएंगे, और उनको राज्य सरकार की सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। जो डोमिसाइल नहीं है वो सरकार में नौकरी नहीं कर सकता।